सुधा अपनी पड़ोसन विमला के घर शादी का कार्ड देने जाती है। अरे विमला, ये ले मेरे बेटे की शादी का कार्ड। अगले हफ्ते मेरे बेटे की शादी है। तू तो अपने पूरे परिवार के साथ आई हो। चांद सी बहू ला रही हूँ मैं अपने लिए। हाँ हाँ, तू इतनी कंजूस है, दिल पर पत्थर रखकर तो एक दावत दे रही है, मैं उसमें भी ना आऊँ? ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। मैं तो जरूर आऊंगी, और तेरी बहू को भी तो देखना है कि कैसी बहू ला रही है तू। हाँ हाँ, आएगी तब तेरा मुंह खुला का खुला रह जाएगा। इतनी अच्छी बहू है मेरी। कहीं बड़ी बहू की तरह काली ही बहू तो नहीं ला रही, जिसे देखकर बैगन भी शर्मा जाए। अरे मेरे बड़े बेटे की अकल पर तो पत्थर पड़ गए थे, तभी तो उस कलूटी को मेरे घर की बहू बना लाया। वरना तो मैंने उसके लिए भी सुंदर गोरी सी लड़की देखी हुई थी। उसी कलूटी में पता नहीं क्या दिख गया। इस बहू को तो तूने अच्छे से देख लिया है ना? कहीं पता चले कि घर आकर मुंह धोया तो अमावस का चांद निकली, फिर तू पूरे मोहल्ले में रोती फिरेगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैंने अपनी होने वाली दूसरी बहू को अच्छे से देख लिया है। वो इतनी गोरी है कि तू उसे देखकर जल जाएगी और काला कोयला हो जाएगी। फिर तो मुझे एक बार तेरी छोटी बहू को देखना ही होगा। मैं कोयला होना चाहती हूँ। देखना है तो उसके लिए तो शादी में भी आना पड़ेगा ना। मैं निकली थी कार्ड बांटने के लिए, लेकिन तूने मुझे यहाँ बातों में लगा दिया। अरे मेरे बेटे की शादी है, 100 काम है मेरे सर पर। अच्छा ठीक है, तू जा कार्ड बांट। सुधा की बड़ी बहू ज्योति, जो कि काफी ज्यादा काली थी, उसको लेकर हर कोई मोहल्ले में सुधा का मजाक बनाते रहते थे। इसीलिए अब सुधा ने अपने छोटे बेटे के लिए एक बहुत ही सुंदर और गोरी बहू ढूंढी थी। कुछ दिनों बाद सुधा के दूसरे बेटे की भी शादी हो जाती है और सुधा की छोटी बहू महक घर में आ जाती है। सुधा के आगे उसकी दोनों बहुएं खड़ी थी, तो सुधा दोनों से कहती है, तुम दोनों इस घर की बहुएं हो। अब से तुम दोनों को ये पूरा घर संभालना है। और ज्योति बहू, तू मेरी छोटी बहू को परेशान मत करियो। महक बहू, तुझे किसी भी चीज की जरूरत लगे तो अपनी जेठानी से ले लियो। माँ जी आप परेशान मत होइए, मैं सब समझा दूंगी। हाँ बहू, सब समझा दियो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे काम उस पर ही थोप देगी। तू खुद भी हाथ पैर चलाती रही हो। और हाँ महक बहू, कल सुबह तेरी पहली रसोई की रस्म है, तो तुझे कल सबके लिए कुछ खाने में मीठा बनाना है। पता होगा ना तुझे इस रस्म के बारे में? माँ जी, मुझे बताया था माँ ने कि शादी के बाद पहले रसोई की रस्म होती है। बहुत बढ़िया बहू, तो फिर कल सुबह तू सबके लिए मूंग दाल का हलवा बना लियो। और ज्योति बहू, तू सबके लिए नाश्ता बना लियो। कल मैं भी देखूं कि मेरी दोनों बहुओं में से किसके हाथ में सबसे ज्यादा स्वाद है। सुधा अपनी दोनों बहुओं को समझा देती है और फिर अपने कमरे में सोने चली जाती है। अगली सुबह महक जल्दी उठ जाती है और रसोई में सामान इधर उधर करने लगती है। मैं तो सूजी का हलवा बनाने की तैयारी करके आई थी, लेकिन मेरी सास ने तो मूंग की दाल के हलवा की डिमांड कर दी है। अब मैं कैसे बनाऊं यार? ऊपर से बोल दिया है कौन सी बहू अच्छा खाना बनाएगी वो देखेंगी। महक अब काफी ज्यादा परेशान थी। तभी वहाँ ज्योति आती है और खाने की तैयारी में लगती है। ज्योति ये देखती है कि अब तक महक ने कुछ भी नहीं किया। ये देखकर ज्योति बोलती है, क्या हुआ महक, तुम हलवा नहीं बना रही? माँ जी ने बोला था ना तुम्हें आज पहली रसोई में मूंग दाल का हलवा बनाना है। थोड़ी देर में सब लोग उठ जाएंगे, तो तुम कब बनाओगी? बना रही हूँ ना। आपको कितनी जल्दी हो रही है कि माँ जी ने बोल दिया है किसकी रसोई अच्छी होगी, आप तो खुश होने लग गई। अरे मुझे सब बनाना आता है, इसलिए ना ज्यादा खुश होने की ना जरूरत नहीं है, समझी? मैंने कहाँ कुछ बोला, मैंने तो बस इतना ही कहा है कि सबके उठने का टाइम होने वाला है। आपको भी तो माँ जी ने नाश्ता बनाने के लिए बोला है ना। आप ना अपने काम पे ध्यान दो बस। महक की बात सुनकर ज्योति चुप हो जाती है और अपना काम करने लगती है। दोनों अपना काम खत्म करके टेबल पर सब लगा देते हैं और कुछ देर बाद सुधा आती है और नाश्ता खाती है। नाश्ता खाने के बाद सुधा महक का बनाया हुआ हलवा खाती है। आय हाय, ये इस गोरी बहू ने कितना बेकार हलवा बनाया है। ये तो गले से भी नीचे नहीं उतर रहा। अगर मैंने ये बोल दिया कि हलवा अच्छा नहीं है तो ये कलूटी बहू खुश हो जाएगी और उसकी रसोई ही अच्छी होगी। क्या हुआ माँ जी, बताओ ना, आपको किसकी रसोई का खाना अच्छा लगा? अरे मेरी गोरी चिट्टी बहू, तूने क्या हलवा बनाया है। बहुत ही स्वाद हलवा बनाया है, ऐसा लग रहा है किसी बड़े हलवाई ने बनाया हो। और ज्योति बहू, तुझे कितनी बार कहा है खाना अच्छे से बनाना सीख ले। मैं तो पहले ही कह रही थी जेठानी जी को अपने काम पे ना ध्यान दे दो। सुधा हर वक्त ज्योति को नीचा दिखाती रहती थी और महक की तारीफ करती रहती थी, भले ही महक ने कोई गलती क्यों ना करी हो। सुधा उसे चाहकर भी कुछ नहीं कहती थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद विमला घर आती है और सुधा बोलती है,
अरे सुधा, तू तो बिल्कुल सही कह रही थी। तेरी छोटी बहू तो बिल्कुल दूध की तरह गोरी है। मैं तो पहले ही कह रही थी, लेकिन तू ही नहीं मान रही थी मेरी बात। तू अच्छा, मैं इतने दिनों बाद आई हूँ। अपनी छोटी बहू से बोलना कि कुछ बढ़िया सा बना के खिला दे मुझे। तेरी बड़ी बहू के हाथ का तो सब कुछ खा चुकी हूँ, अब अपनी गोरी बहू की रसोई का भी कुछ खिला दे। मेरी दोनों बहुओं की एक ही रसोई है, और महक तो काली बहू से भी ज्यादा अच्छा खाना बनाती है। अब क्या तू बस तारीफ ही करती रहेगी या अपनी बहू से बोलेगी कि मेरे लिए कुछ बना कर ले आए? मेरी गोरी बहू की हर जगह इतनी तारीफ हो रही है, अगर इसे पता चल गया कि वो खाना अच्छा नहीं बनाती तो पूरे मोहल्ले में ये गाना गाने लग जाएगी। कहाँ खो गई तू? बुलाना अपनी बहू को। वो क्या है ना, मेरी बहू को कहीं बाहर जाना है तो वो कुछ बना नहीं पाएगी। सुधा के बोलने के साथ ही वहाँ महक आ जाती है और बोलती है, अरे माँ जी, मुझे कहाँ जाना है और मुझे कोई काम नहीं है। बाहर क्या, अब बताओ ना, मैं यूँ बना दूंगी खाना। आपको पता है आंटी जी को खाना मेरा हाथ का ना बहुत पसंद आने वाला है। अरे बहू, तू भूल गई, मुझे आज साड़ी में फॉल लगवाने जाना था, तो मैंने तुझे कहा था ना कि साथ चलने को। विमला, अब तू अपने घर जा, मैं अपनी बहू के साथ जरा बाहर जा रही हूँ, तुझसे बाद में मिलती हूँ। अरे लेकिन अचानक से क्या हो गया? काम तो बाद में होते ही रहेंगे। मैं इतने दिनों बाद आई हूँ, आज मुझे अपनी बहू के हाथ का कुछ खिला ही दे। अरे नहीं ना, खाने के लिए इतनी क्या मरी जा रही है, बाद में खा लियो। सुधा इतना बोलकर विमला को घर से जाने को कह देती है। महक को अभी यही लग रहा था कि वो वाकई में अच्छा खाना बनाती है। कुछ दिनों बाद सुधा की बहन रेखा अपने पति मनोज के साथ घर पर आती है। अरे दीदी, जीजा जी, आप यहाँ अचानक, बता तो दिया होता। आपके छोटे बेटे की शादी में नहीं आ पाए थे, इसलिए सोचा मिल के आ जाए। अपनी गोरी बहू को ना बोल दे, 2 मेहमान आए हैं, खाने की तैयारी अच्छे से करें। दीदी, आप महक के साथ बातें करो, मैं ज्योति बहू को बोल दूंगी खाना बनाने को। अरे बातें तो खाने के बाद भी कर लेंगी। सुधा अपनी बहन और जीजा जी के आने के बाद बहुत परेशान हो जाती है और अपनी दोनों बहुओं को रसोई में ले जाकर बोलती है, बहुओं, मेरी बहन और उनके पति आए हैं और उन्होंने जिद लगा रखी है कि वो महक के हाथों का ही खाना खाएंगे। हाँ, ये तो अच्छी बात है, बताओ ना क्या बनाना है। तू चुप कर बहू, तुझे कुछ बनाना आता तो है नहीं, सब कुछ बेकार बनाती है, कोई इंसान उसे खाए तक ना। ज्योति बहू, तू बहुत स्वाद खाना बनाती है, आज तू ही खाना बनाएगी। माँ जी, मैं कैसे? बहू मुझे माफ कर दे, गोरी बहू के चक्कर में तेरे गुण नहीं देखे मैंने। बहू तू आज संभाल ले, और ये भी पता मत चलने देना कि ये खाना महक ने नहीं बनाया है। अब मुसीबत की घड़ी में काली बहू की रसोई सब संभालती है, जिसके बाद महक और सुधा दोनों को ही अपनी गलती का एहसास होता है। सरिता एक बहुत ही खूबसूरत पर अनाथ लड़की थी जो हिमाचल प्रदेश में रहा करती थी, जो अपने शौक और जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों को अपनी कहानियां सुनाकर उनसे सहानुभूति लेती और उनसे बहुत सारे पैसे और महंगी चीजें लूट लिया करती और मतलब पूरा हो जाने के बाद उनको छोड़ दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन वो सीसीडी में बैठी हुई कॉफी पी रही होती है कि तभी उसकी नजर वहीं बैठे हुए सोनू नाम के एक बहुत ही हैंडसम लड़के पर पड़ती है, जो कि बहुत ही अमीर था। सरिता उसके पास जाती है और बोलती है, हेलो, मेरा नाम सरिता है, आपको यहाँ पहली बार देखा है, नए आए हो क्या इस शहर में? जी बस ऑफिस के काम से आया हूँ, कुछ ही दिनों के लिए। बढ़िया, तो फिर कैसा लगा हमारा शहर? जी अभी तक तो देखा ही नहीं। क्यों? वो क्या है ना कि मैं यहाँ किसी को जानता नहीं हूँ, इसलिए टाइम ही नहीं मिला घूमने का। चलिए फिर देरी किस बात की, मैं घुमा देती हूँ आपको, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो। जी जी बिल्कुल। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है। सोनू सरिता से धीरे धीरे प्यार करने लगता है और उसे खुश रखने के लिए उसको महंगे महंगे गिफ्ट्स दिया करता। तो वहीं सरिता भी सोनू को अपनी दुख भरी कहानियां सुनाकर उसे पूरी तरह अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है। सोनू सरिता से शादी करने का फैसला लेकर उसे अपने साथ दिल्ली ले आता है और अपनी माँ उमा और छोटी बहन प्रिया से मिलवाता है। माँ, मुझे आपको किसी से मिलवाना है। किससे मिलवाना है बेटा? हाँ भैया, कौन है ये?
कहीं भाभी तो नहीं ले आए? माँ, ये सरिता है, और सरिता ये मेरी माँ है, और ये मेरी नटखट बहन प्रिया। नमस्ते माँ जी। नमस्ते दीदी। सदा खुश रहो मेरी बच्ची। सोनू, लड़की तो बड़ी प्यारी है, पर बेटा यहाँ क्यों? माँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। सरिता का मेरे सिवा कोई नहीं है माँ, वो अनाथ है। इस तरह उमा सरिता और सोनू की शादी करवा देती है। शादी के बाद सरिता घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से उठाती है और सबके दिलों में अपनी जगह बना लेती है। धीरे धीरे सरिता कीमती सामान और पैसा गायब करना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन जब घर पर कोई नहीं होता तो वो तिजोरी में से सारा पैसा निकाल कर अपने पास रख लेती है, और जब उमा तिजोरी देखती है तो तिजोरी पूरी खाली होती है। ये देखकर उमा को बहुत गुस्सा आता है। अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरा सारा पैसा गायब हो गया। क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हो? क्या बताऊं बेटा, हम तो लुट गए। देख, हमारी पूरी तिजोरी खाली हो गई। अरे जब से तेरी शादी हुई है उस लड़की से, मानो इस घर को किसी की नजर लग गई है। अरे रोज कुछ ना कुछ घर से गायब ही होता रहता है। माँ, पहले तो रोना बंद करो, मैं देखता हूँ। सरिता, क्या तुम्हें पता है ये सब कैसे हुआ? तुम तो घर पर ही थी ना, बताओ। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? क्या आपको मैं चोर लगती हूँ? आपको क्या लगता है कि तिजोरी मैंने खाली की है? सरिता, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो बस तुमसे पूछ रहा हूँ, शक थोड़ा ना कर रहा हूँ यार। बस मुझे सब समझ आ रहा है कि आप सब मुझ पर ही शक कर रहे हैं। भाभी, आप भैया को गलत समझ रही हैं। वो तो बस आपसे पूछ ही रहे हैं ना, आप खामखा बात का बतंगड़ बना रही हैं। अरे बस करो तुम दोनों, जो हुआ सो हुआ, मुझे सब पर पूरा यकीन है। दिन बीतते जाते हैं और प्रिया को अपनी भाभी पर शक होने लगता है और वो उस पर नजर रखना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन सरिता चुपके चुपके अपनी सास के गहने चोरी कर रही होती है और प्रिया उसे ये सब करता हुआ देख लेती है और चिल्लाकर सबको कमरे में बुलाती है। माँ, भैया, देखिए जरा, इतने दिनों से हमारे घर में जो चोरियां हो रही थी वो और कोई नहीं बल्कि भाभी कर रही थी। सही बोल रही हूँ ना मैं भाभी? अरे क्या बोल रही है प्रिया तू? हाँ माँ, मैं सही बोल रही हूँ, भाभी ही हमें लूट रही है। सरिता, ये जो प्रिया बोल रही है, क्या वो सच है? अरे करम जली, नास पीटी, जब भी मैं सोचूं कि जब से तू मेरे घर में आई है तब से इतनी चोरियां क्यों हो रही हैं? अरे मैंने तुझे संस्कारी समझा था, पर तू तो लुटेरी बहू निकली, लुटेरी। बेशरम, शर्म नहीं आती तुझे जरा भी ये सब करते हुए? अभी दफा हो जा मेरे घर से। नहीं माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? माँ बिल्कुल सही बोल रही है, अब हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अरे बेटा, मैं तो बोलती हूँ इसको जेल में डलवा दे। नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, प्लीज मुझे जेल मत भेजिए। सोनू सरिता को रोता हुआ देखकर पिघल जाता है। सोनू सरिता को चेतावनी देता है और बोलता है, ठीक है, तुम रो तो मत, कोई तुम्हें जेल नहीं भेज रहा यार। अरे बेटा, क्या बोल रहा है तू? इसे इसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। नहीं माँ, इसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, हमें इसे एक मौका और देना चाहिए। सरिता, आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी जगह इस घर में नहीं, सीधा जेल में होगी, समझी तुम? अब से ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए। सभी घर वाले सरिता को एक मौका और दे देते हैं। वो फिर से सबकी नजरों में अच्छी बहू होने का ढोंग करती रहती है। इस बार वो चोरी करके भागने का प्लान बनाती है और एक रात सरिता सबको खाने में नींद की दवाई मिलाकर देती है और कुछ ही देर बाद सभी गहरी नींद में सो जाते हैं।
तो वहीं सबके सोने के बाद सरिता अपना काम शुरू कर देती है और सारा पैसा, गहने और बाकी का कीमती सामान एक बैग में भर लेती है और वहाँ से फरार हो जाती है। अगली सुबह ये सब देखकर सभी के होश ही उड़ जाते हैं और सोनू जल्दी से पुलिस में FIR दर्ज करवाता है और पुलिस के सरिता को पकड़ने के बाद सभी घर वाले सरिता से मिलने पहुंचते हैं। अरे करमजली, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई क्या ये सब करते हुए? अरे हमने तुझे अपना समझ के एक और मौका दिया और तूने हमारे साथ ही विश्वासघात किया। वाह भाभी, शराफत की आड़ में धोखेबाजी का अच्छा खेल रचाया आपने। आपने बस हमारे घर से पैसा ही चोरी नहीं किया, बल्कि हमारे यकीन और विश्वास का भी खून किया है। आखिर कहाँ कमी रह गई थी मेरे और मेरे परिवार के प्यार में? बताओ, तुमने ये सब हमारे साथ क्यों किया? मैंने तुम पर खुद से ज्यादा यकीन किया और तुमने आज मिट्टी में मिला दिया। सभी लोगों की बातें सुनकर सरिता को अपनी गलती का एहसास होता है। माँ जी, प्रिया, सोनू, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधी हो गई थी और मुझे समझ ही नहीं आया कि सबसे बड़ा धन तो अपनों का साथ और उनका प्यार होता है, पैसा नहीं। मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए अपनी गलती सुधारने का। नहीं सरिता, अब तुम्हें कोई और मौका नहीं मिलेगा। इंस्पेक्टर साहब, इसे यहाँ से ले जाइए और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा ताकि ये किसी के साथ दोबारा ऐसा बिल्कुल न करे। इस तरह सरिता को अपने बुरे कर्मों का बुरा नतीजा मिलता है। पुलिस उसे सलाखों के पीछे डाल देती है और वो पछतावे की आग में जलती रहती है। कुछ समय बाद सोनू उससे तलाक लेकर उसके साथ अपने सारे रिश्ते खत्म कर देता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी लुटेरी बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इसी तरीके से अपने ससुराल में चोरी करके भागी हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। प्रज्ञा एक बहुत ही गुणी और संस्कारी लड़की थी जो अपनी माता सुषमा और पिता शंकर के साथ रहा करती थी। उसकी आवाज कोयल की तरह मीठी थी और उसकी आंखें नीली थी जिससे लोग मदहोश हो जाया करते थे। पर उसमें एक ही कमी थी कि उसके आगे के 2 दांत नहीं थे, जिसके चलते लोग उसका बहुत मजाक भी बनाते थे। और इन सब से बचने के लिए वो हमेशा ही अपने चेहरे पर मास्क लगा कर रखती थी। एक दिन प्रज्ञा मार्केट जाती है और वो अपनी मनपसंद मिठाई खरीद ही रही होती है कि तभी कुछ चोर अचानक से आकर उसका पर्स छीनकर भागने लगते हैं। प्रज्ञा चिल्लाते हुए चोर के पीछे पीछे भागने लगती है। तभी वहाँ स्पर्श नाम का एक लड़का आ जाता है और अपनी बाइक से उन चोरों को फॉलो करता है, जिसके बाद वो उनसे प्रज्ञा का पर्स छीनकर उसे वापस ले आता है और प्रज्ञा को सौंप देता है। ये लीजिए मैडम, आपका पर्स। थैंक यू सो मच। आपने उन चोरों से मेरा पर्स छीनकर मुझे वापस दे दिया। अरे कोई बात नहीं मैडम, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे आपकी जगह कोई और भी होता तो भी मैं उसकी मदद करता। अच्छा जी, बहुत अच्छे। हाय हाय, क्या आंखें हैं, क्या आवाज है। लगता है भगवान ने बड़ी फुर्सत में बनाया होगा इसे। जी, आपने कुछ कहा? कुछ नहीं मैडम, वो मैं क्या बोल रहा था कि आप थैंक यू क्यों बोल रहे हो? ये तो मेरे माँ के संस्कार है। प्रज्ञा उसे फिर से थैंक्स बोलकर वहाँ से ही जाने लगती है। तभी वैसे मैडम, आप अगर बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? जी बोलिए। मैंने आपकी हेल्प की, बदले में आपने कुछ दिया नहीं, बस थैंक यू बोल के जा रही हो। That's not fair। क्या चाहिए आपको? तो कॉफी पर चलो मेरे साथ, इसी बहाने आपसे कुछ बातें भी हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। अभी मुझे थोड़ा लेट हो रहा है, मुझे जाना है। ओके, जब तुम बोलो। वैसे एक बात और बोलनी थी मुझे, बोलूं? जी बोलिए। जी, वो अगर आपका नंबर मिल जाए तो कॉफी के लिए फोन करके बुला लेता मैं आपको। हाँ, लिखिए ना, 1 2 3 4 6 7। इस तरह दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे से
दिन रात फोन पर बातें करने लगते हैं। धीरे धीरे बातों ही बातों में उनको एक दूसरे से प्यार हो जाता है और ऐसे ही एक दिन स्पर्श प्रज्ञा को पार्क में बुलाता है। प्रज्ञा, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा नेचर सब कुछ कितना अच्छा है, पर मैंने आज तक तुम्हें कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। पर मुझे पता है अगर तुम मुस्कुराओगी तो बहुत खूबसूरत लगोगी। छोड़ो ना, क्या रखा है मेरी स्माइल में। प्रज्ञा वहाँ से बहाने मार कर जा ही रही होती है कि तभी वहाँ उसकी एक स्कूल फ्रेंड भावना आ जाती है और उसे रोकते हुए बोलती है, हाय खिड़की, तू यहाँ कैसे? अरे अभी तक तेरी खिड़की बंद हुई या नहीं? हाय भावना, कैसी हो तुम? मैं और खिड़की क्लासमेट थे। अरे खिड़की, तूने बताया नहीं कि तेरी खिड़की बंद हुई या नहीं? भावना, ये क्या तरीका है बात करने का? जस्ट चिल यार, हम तो ऐसे ही बात करते हैं। प्रज्ञा प्लीज एक बार अपनी प्यारी सी स्माइल मुझे दिखा दो। पक्का मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस एक बार मुझे देखना है। अरे नहीं ना, मैं लेट हो रही हूँ, दोबारा मिलूंगी ना तब दिखाऊंगी पक्का, अभी मुझे जाना है। अरे अब क्या शर्माना, दिखा देना यार। इतना कहकर भावना जबरदस्ती प्रज्ञा का फेस मास्क हटा देती है और स्पर्श के सामने प्रज्ञा की बिना दांतों वाली स्माइल आ जाती है। क्या स्माइल है तुम्हारी। वैसे एक बात बोलूं, तुम्हारी खिड़की सच्ची में बहुत प्यारी है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। प्रज्ञा वहाँ से रोते हुए वापस जाने लगती है कि तभी स्पर्श उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और अपने गले से लगाकर बोलता है, आई लव यू प्रज्ञा, और आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ऐसे ही कुछ दिनों बाद दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। स्पर्श की माँ सुमित्रा प्रज्ञा की फोटो देखकर उसे पसंद कर लेती है और कुछ ही दिनों बाद घर वालों की रजामंदी से स्पर्श और प्रज्ञा की कोर्ट मैरिज हो जाती है। शादी के बाद प्रज्ञा अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है, पर शादी के बाद भी वो अपने चेहरे पर मास्क लगाकर रखती है। ऐसे ही एक दिन प्रज्ञा अपनी सास के पास चाय लेकर जाती है। माँ जी, आपकी चाय। अरे बहू, तू हमेशा मास्क लगाकर क्यों घूमती रहती है? तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं नहीं माँ जी, सब ठीक है, बस यूं ही आदत है मुझे। तो फिर क्या बात है, जरा अपना चांद सा मुखड़ा तो दिखा दे बेटा। ओ माँ जी, मैं तो भूल ही गई, गैस पर दूध रखा है, कहीं उबाल ना आ जाए। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। एक दिन प्रज्ञा अपने कमरे में बैठी होती है कि तभी उसकी सास अचानक से वहाँ आ जाती है और प्रज्ञा का चेहरा देख लेती है। साथ ही उसकी स्माइल भी उसकी सास के सामने आ जाती है। हे भगवान, अरे बहू, तेरे आगे के दांत कहाँ गए? हे प्रभु, कैसी लीला है तेरी, मेरी बहू के दांत ही गायब कर दिए तूने तो। माँ जी, शुरू से ही मेरे दांत ऐसे हैं। राम 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 राम, अरे घोर कलयुग है घोर, तूने मुझे धोखा दिया, धोखे से इस घर की बहू बनी। राम राम राम, अरे क्या मुंह दिखाऊंगी समाज वालों को। माँ जी, मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया है और स्पर्श को मेरे बारे में सब कुछ पता है। अपनी सास के ताने सुनकर प्रज्ञा बहुत रोने लगती है और जब शाम को स्पर्श वापस घर लौटता है तब सुमित्रा स्पर्श को बोलती है, अरे नालायक, नास पीटे, तूने उस लड़की के साथ मिलकर मेरी तो नाक ही कटवा दी। अरे गलती तो मुझसे हो गई, जो मैं तेरी बातों में आ गई। मैंने तेरी शादी इस हवादार खिड़की वाली लड़की से करवा दी, पूरे समाज में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ गई। सुमित्रा गुस्से से वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और जब भी प्रज्ञा सुमित्रा के पास जाती तो वो उसे डांट कर वहाँ से भगा दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा बाहर जा रही होती है कि अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो मुंह के बल गिर जाती है, जिसकी वजह से उसका पूरा मुंह खून में लथपथ हो जाता है। तभी प्रज्ञा भागी भागी अपनी सास के पास आती है और बोलती है,
माँ जी क्या हुआ आपको? आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। प्रज्ञा सुमित्रा को हॉस्पिटल ले जाती है और स्पर्श को भी वहीं बुलाती है, जहां डॉक्टर उन दोनों को बताते हैं। वो क्या है कि सुमित्रा जी के मुंह में काफी चोट लग गई है, उनका जबड़ा टूट गया है, जिसके कारण उनके मुंह की छोटी सी सर्जरी करनी होगी और आगे के बेकार दांतों को हटाना पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनकर स्पर्श और प्रज्ञा सर्जरी के लिए मान जाते हैं और सुमित्रा के मुंह की सर्जरी हो जाती है। कुछ दिनों बाद सुमित्रा बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो प्रज्ञा को अपनी सेवा करते हुए देखती है। और थोड़ी देर बाद जब वो अपने दांतों की तरफ देखती है तो उसके आगे के 4 दांत नहीं होते। सुमित्रा मन ही मन बहुत पछताती है और अपनी बहू से माफी मांगती है। प्रज्ञा भी अपनी सास को माफ कर देती है, जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये खिड़की दांतों वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसके दांतों में यूं ही खिड़की बनी हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।